अच्छा देखो, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया बजट का। ठीक है, फिक्स बजट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, फ्लेक्सिबल रिलेटेड हो गया, है ना। मेजरली जो पेंडिंग क्या है, मास्टर बजट। अब ये मास्टर बजट होता क्या है? व्हाट इज मास्टर बजट? जहां पे मेरा पूरा कॉस्ट शीट आ जाए विद द प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स में से जब अपन कॉस्ट शीट के तरीके से एक्सपेंसेस माइनस करेगा तो उसको मास्टर बजट बोलता है। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी क्या करेंगे, पहले प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज द मास्टर बजट। हर एक एलिमेंट के ऊपर में अपन बजट बनाएंगे, दैट इज द मास्टर बजट। मास्टर बजट इन शॉर्ट, सारे कॉस्ट एलिमेंट का जब हमने बजट बना लिया है, जैसे हमने परचेज बजट बना लिया, कंजम्पशन बजट बना लिया, प्रोडक्शन बजट बना लिया, एक्सपेंस बजट बना लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बना लिया, कैश बजट बना लिया। सारे बजट्स बनाने के बाद जब आप एक ओवरऑल एक शीट में प्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मास्टर बजट। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल कॉस्ट शीट का तरह ये देखना। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 6? फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर द मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब मास्टर बजट में क्या होगा, छोटे छोटे जितने भी बजट बनाए उन सबको एक जगह प्रेजेंट कर दोगे, दैट इज द मास्टर बजट। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ईयर के लिए बनाना है बजट। क्या बोल रहा है, सेल दो तरह के ग्लास अपन बेचते हैं, टफ एंड ग्लास और एक बैंड ग्लास, राइट। तो हम लोग इतना सेल करने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 60% ऑफ सेल्स, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। सेल वैल्यू मतलब 8 लाख है, उसका 60% विल बी अवर डायरेक्ट मटेरियल, राइट। 4,80,000, राइट। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस 20 वर्कर्स एट द रेट 150 पर मंथ। ये पर मंथ का डेटा है और हम क्या बना रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहे हैं, पूरे कंप्लीट ईयर का बजट बना रहे हैं। तो हमारे लिए पूरा साल का डायरेक्ट वेजेस कितना होगा, कितना, 36,000। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने बताया 4,80,000, डायरेक्ट वेजेस 36,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, तो कहना इसे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस इज अवर प्राइम कॉस्ट। 5,16,000 हमारा प्राइम कॉस्ट है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कितना है, 6,500 पर मंथ है, तो इंटू 12 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6,000। देन फॉरमैन 4,800, स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2.5% ऑफ सेल्स। तो ये तुम्हारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। जो भी चीज सेल्स पे डिपेंडेंट है वो मेरे लिए वेरिएबल है, राइट। तो ये मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, 2.5% ऑफ सेल्स, 8 लाख का 2.5%, 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फिक्स हो गया ये तो। लाइट एंड पावर कुछ नहीं बोला, पूरा साल का बता दिया, तो फिक्स मान लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज सेल्स पे डिपेंडेंट है वो वेरिएबल होगा, बाकी फिक्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फिक्स या सेमी वेरिएबल, क्या माने,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसको वेरिएबल के अंदर दिखा देंगे, अब सेग्रीगेट करने का तो कुछ है नहीं हमारे पास। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नॉर्मली सेमी वेरिएबल होता है, जब हमारे पास सेग्रीगेशन नहीं है तो इसको वेरिएबल के अंदर दिखा देंगे। अदर सन्ड्रीज 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मेरे डायरेक्ट वेजेस कितने थे? 36,000 का 10%, ये मेरा फैक्ट्री का सारा खर्चा हो गया। कितना आ जाएगा? 5,74,000 आ रहा है क्या? अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया 36,000 पर ईयर, वो भी ऐड कर लो और सेल्स में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। दिस इज द बजट। मास्टर बजट में कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं होता, नॉर्मली प्लॉट करना होता है। तो इधर एकदम वार्म अप क्वेश्चन था। इस कैटेगरी में अपने को और कुछ क्वेश्चंस करना है ना। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 एंड कंपाइलर का क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आइडिया लगेगा। एक बार जस्ट इसको सीधा सीधी नॉर्मली प्रेजेंट कर दो, कुछ भी नहीं था। 5 कर लिया था, कंपाइलर क्वेश्चन नंबर नहीं किया, 16 17 ना, वो अपन पहले देखेंगे एंड उसके बाद में करेंगे तो हो जाएगा। ओवरऑल समझ में आया मास्टर बजट क्या है? कुछ भी नहीं है, खर्चों को बस प्लॉट कर देना, दैट इज द मास्टर बजट। ऊपर में हेडिंग डाल देना मास्टर बजट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर रहेगा। तो जो डिस्कस किया उसको बस सीधा सीधा प्लॉट कर दो, दैट इज द मास्टर बजट। कुछ है भी नहीं इसमें इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने कर लिए। अब एक छोटा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, रेशियोज के ऊपर में आता है, वो रेशियोज आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। हमेशा देखना, जब सेल्स वैल्यू दिया हुआ हो, कॉस्ट दिया, तो हमेशा सेल्स माइनस कॉस्ट करना। ये कॉस्ट माइनस सेल्स नहीं होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट होगा तभी प्रॉफिट निकलेगा।
ठीक है, हो गया ये वाला। इतना कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 16-17 देखते हैं। सिक्सटीन ऐसा हमने किया है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है ना? कुछ ज्यादा चेंजेस लग भी नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर में। मैनेजमेंट के ऊपर कमेंट करना है, करंट पोजीशन एंड द पोजीशन हमने सेम किया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमने किया था ना ऐसे कंपेयर करके, ए और बी दो प्रोडक्ट बना रहे थे, फिर उनको लग रहा था ए और बी का सेल डाउन होगा तो उन लोग एक नया प्रोडक्ट सी बनाएंगे, तो अपने को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करना था कि उनको सी प्रोडक्ट ऐड कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल सेम एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 लिख दो उसमें, एंड ये आपसे हो जाएगा आराम से घर पे भी। यही है, मतलब यही कैटेगरीज है, ऐसा कुछ है नहीं। मास्टर बजट मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना, दैट इज द मास्टर बजट। जब तुम सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक जगह प्लॉट कर दो तो वो हो गया मास्टर बजट। जब तुम अलग अलग बनाते हो, प्रोडक्शन अलग, परचेज अलग, तो वो हो गया तुम्हारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं, उसको फंक्शनल बजट बोलेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब है तुम्हारे पास एक बजट दिया हुआ रहेगा जिसको तुम बदल के जितना एक्चुअल आउटपुट हुआ है उसके अकॉर्डिंग बजट रीफ्रेम कर सकते हो, तो वो हो गया फ्लेक्सिबल बजट। घूम फिरा के चीजें एक ही है। तो नंबर 17 करते हैं। क्या बोल रहा है? पी क्यू आर लिमिटेड मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। द आउटपुट फॉर द करेंट ईयर इज 2,50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, 2,80,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड 3,20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड। करेंट ईयर का डेटा दे रखा है। अभी एट प्रेजेंट हम इतना बनाते हैं एक्स वाई जेड। Selling price of the product X is 1.25 times of product Z, whereas product Y can be sold at double the price at which product Z can be sold. तो Z का मेरा X है, तो X का कितना होगा? 1.25x, और Y का यही बोलना चाह रहे हैं ना? प्रोडक्ट Z can be sold at a profit of 20% on its marginal cost. ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मार्जिनल कॉस्ट में मतलब हम क्या लेते हैं? बोलो बोलो। अरे बाबा, मार्जिनल कॉस्ट किस पे फोकस करता है? तो क्या लेंगे कॉस्ट के अंदर? सिर्फ वेरिएबल। हमने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में कॉस्ट शीट बनाया था, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हम फिक्स कॉस्ट भी लेते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, वेरेज मार्जिनल में क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लेते हैं। तो इतना क्या सोचने का? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर में कितना परसेंट प्रॉफिट है? 20%। तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा जेड का, और एक बार जेड का सेलिंग प्राइस बन गया तो एक्स और वाई का निकल जाएगा। क्लियर है? अदर इंफॉर्मेशन आर एस फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल है ये, प्रोडक्ट एक्स का वाई का जेड बता रखा है। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट बता दिया, ठीक है, ये वेरिएबल है। हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब कंट्रीब्यूशन आता है ना। तो अभी हमें वेरिएबल कॉस्ट का दो डेटा पता है जेड का, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन जेड वाई, वी नीड टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। आगे बोला है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल द थ्री प्रोडक्ट इज द सेम। डायरेक्ट वेजेस आर पेड ₹4 पर लेबर आवर। इससे हम लोग एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं वो निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? प्रोडक्ट एक्स को बनाने में 4 आवर लगते हैं। इफ तुम ₹4 घंटा पे करोगे तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितने आवर लगेंगे? क्या
₹16 का पेमेंट कर रहे हो 1 यूनिट के लिए, और 1 आवर का ₹4 है, तो भाई 4 घंटे के लिए आपने पे किया होगा ना ₹16। देन ₹24 पे कर रहे हो, मतलब कितने आवर्स के अंदर में प्रोडक्ट वाई बनता है? और प्रोडक्ट जेड 4 आवर में। टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 52,80,000 फॉर द ईयर, आउट ऑफ विच ₹1 पर लेबर आवर इज वेरिएबल एंड द रेस्ट इज फिक्स्ड। देखा, देख रहे हो तुम? ₹1 पर लेबर आवर इज वेरिएबल, तो यानी मेरा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल गया, या वेरिएबल ओवरहेड निकल गया। वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना होगा? 4 पर लेबर आवर बोला है ना, प्रोडक्ट वाई के लिए, और प्रोडक्ट जेड के लिए 4। तो प्रोडक्ट जेड का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? ₹40, ₹20 मेटेरियल, ₹16 वेजेस और ₹4 वेरिएबल ओवरहेड, तो ₹40 हुआ ना, राइट? तो इसका सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस जेड का निकल सकता है क्या अब? क्या बोला था? 20% ऑन इट्स मार्जिनल कॉस्ट, यही तो मार्जिनल कॉस्ट है जेड का पर यूनिट। तो इसमें 20% ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ₹48 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ जेड। इफ जेड का सेलिंग प्राइस 48 है, तो एक्स का कितना हुआ? अरे 48 इंटू 1.25, क्या हो गया? जेड का 48 है, एक्स का कितना होगा? 48 इंटू 1.25, ₹60 पर यूनिट, और वाई का 48 का डबल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा ना। आई बात समझ में? फिर मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। टेल मी द टोटल फिक्स कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा ना। अबे सोचो, तुम्हारे पास 52,80,000 टोटल ओवरहेड्स है, उसमें से कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स है। वेरिएबल हमें पर यूनिट का पता है, एक्स का पर यूनिट वेरिएबल कितना है? ₹4। ₹4 1 पर लेबर आवर था, तो 4 घंटे लगते हैं ना, तो पर यूनिट ₹4 इज द वेरिएबल ओवरहेड। टोटल एक्स के कितने यूनिट्स बनाए? 2,50,000 यूनिट्स, तो एक्स का वेरिएबल पार्ट आ गया। फिर वाई का पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड है ₹6, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। सिमिलरली जेड का निकाल लो, तो कितना आ रहा है? गर्मी के साथ साथ दिमाग क्यों जम गया तुम लोग का? ठंड थोड़ी ना है। 39,60,000 टोटल वेरिएबल है, और टोटल खर्चा कितना है? वेरिएबल टोटल ओवरहेड्स कितना है? तो फिक्स कितना हो गया? तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है 13,20,000। if 52,80,000 में वेरिएबल पोर्शन 39,60 है, तो बाकी बचा हुआ फिक्स होगा ना। क्लियर है? तो वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आएगा? प्रेजेंट सिनेरियो का कंट्रीब्यूशन निकल गया पर यूनिट। अरे देखो, एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 48, एक्स का, वाई का 96, सॉरी एक्स का कितना था? 60, वाई का 96 और जेड का
48 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना था 20 और 40 था एक्स का और वाई का 50 40 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा अब मल्टीप्लाई बाय यूनिट करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो ठीक है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 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 में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा मांगा क्या प्रिपेयर ए बजट शोइंग द करंट पोजीशन तो करंट पोजीशन तो हमने सॉल्व कर लिया ठीक है और क्या मांगा पोजीशन फॉर द नेक्स्ट ईयर क्लियरली इंडिकेटिंग द टोटल प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज ए होल तो हम प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में से कंपनी एज ए होल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा करंट पोजीशन समझ में आया नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बोल रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर it is expected that the sale of product X and product Z will increase by 12%. वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे सेलिंग प्राइस बदलेगा क्या सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा वॉल्यूम बोल रहा है एंड 15% रेस्पेक्टिवली एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट Y will decline by 5%. इसका मतलब अभी तक सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा क्वांटिटी चेंज हो जाएगा और क्या बोल रहा है टोटल ओवरहेड कॉस्ट of the company for the next year is estimated at rupees 55 lakh 8,000. The variable cost of rupees 1 per labor hour remains unchanged. इसका मतलब फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा नहीं क्योंकि हमारे आउटपुट चेंज हो रहे हैं अब मेरा एक बात बताओ नेक्स्ट ईयर हम प्रोडक्ट एक्स कितना बेचेंगे करंट ईयर 2,50,000 का सेल है उसमें 12% इंक्रीज हो जाएगा 2,80,000 का सेल होगा ना नेक्स्ट ईयर के लिए और वाई का क्यों 15% वाई का तो 5% गिर रहा है वाई का 5% गिर रहा है तो 2,80,000 माइनस 5% 2,00,000 और जेड का 15% इंक्रीज हो रहा है क्लियर है तो अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है वेरिएबल ओवरहेड तो पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड तो सेम ही है पर यूनिट डेटा में कुछ चेंज हुआ है सेलिंग प्राइस सेम है पर यूनिट मटेरियल पर यूनिट सेम है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट सेम है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट सेम है राइट तो जब हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा और उसको हम टोटल ओवरहेड से माइनस करेंगे तो फिक्स पार्ट निकल जाएगा ना समझ में आइए तो मेरे को फिक्स पार्ट निकाल के बताओ तो कितना आएगा कैसे 13,20,000 is my new fixed cost. अरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या चीज भाई लक सेम रह रहा है हम क्या करें भाई फ्लुक सेम रह रहा है कुछ बदल भी सकता था इज इट क्लियर आई बात समझ में यहां तक कोई प्रॉब्लम बस इसी को प्लॉट करना था
क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन दिखा देंगे, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसी को कंपेयर करके शो करना है। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा एग्जाम में आ जाए तो। कोई तो ज्वाइन नहीं किया।
क्लियर है ये? ठीक है, तो बाकी तो कर ही लिया था हमने कंपाइलर का क्वेश्चन। अब देखो, और एक कंसेप्ट जो है वो रेशियोज के ऊपर में। तो बेसिकली वो रेशियोज अपने को याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी कोशिश करो एट द एंड ऑफ द डे वो भूलने का चांसेस रहता है। तो ये रेशियोज अपने को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड, जैसे हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस किया था ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो पहले ये लिखो, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेशियो कुछ नहीं, अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को बजट के साथ में, बजट को एक्चुअल के साथ में, दैट बिकम्स अ रेशियो। और रेशियोज क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग कंट्रोल्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स। तो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे अपने रेशियोज को, तो आप कैसे कंट्रोल चेक कर पाओगे? लिखा आपने? हमेशा ऐसा होता है, आपका अकाउंट्स का टेस्ट के वजह से फ्लैग हो जाता है, फिर हम भाग भी नहीं सकते।
फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर और प्योरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं रेशियोज को प्लॉट करना एंड कहानी खत्म। देखो क्या नॉर्मल सर्टेन कुछ रेशियोज है रिलेटेड टू, जैसे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बात करेगा कि आपने एक्चुअल आवर्स कितने लिए, राइट, एंड कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। एज पर द स्टैंडर्ड आपको कितने आवर्स में काम करना चाहिए था और आपने एक्चुअल आवर्स कितना लिया है, तो उससे आपका एफिशिएंसी पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो एफिशिएंसी में अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। वेरेज प्रोडक्शन वॉल्यूम या एक्टिविटी, प्रोडक्शन वॉल्यूम या एक्टिविटी को हम लोग एक तरह से देखें तो बजट वर्सेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्सेस बजट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड भी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअली तो होता है, यानी हमने कितना सोचा था इतने आवर्स में इतना बना लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड हमारा कितना बना है, दैट इज स्टैंडर्ड को बजट से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में भी यही करते थे वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को बजट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड कौन सा होता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। देन कैलेंडर रेशियो में आप कितने दिन एक्चुअल में काम किए और एज पर बजटेड कितना डेज ऑफ वर्किंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए था। सेम थिंग ये मंथ्स में भी हो सकता है, या फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने वर्क किया और एज पर बजटेड कितने वर्किंग आवर्स हमारे पास अवेलेबल थे, या फिर कितने वर्किंग डेज हमें काम करना चाहिए था और एक्चुअल में कितना वर्किंग डेज हमने काम किया। दैट इज माय कैलेंडर रेशियो, ठीक है। प्योरली फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड है ये। तो तीन रेशियोज, एक एफिशिएंसी, एक वॉल्यूम और एक कैलेंडर। एफिशिएंसी में क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड कौन सा होगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। वेयर एज जब अपन वॉल्यूम रेशियो या एक्टिविटी रेशियो देखेंगे तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को बजट के साथ कंपेयर करेंगे। फिर कैलेंडर रेशियो में एक्चुअल को बजट के साथ अपन कंपेयर करेंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी में दो तीन रेशियोज है। पहला है एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का कितना बजटेड कैपेसिटी है उसमें से आपने कितना यूज किया, राइट, दैट इज एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी। यानी एक्चुअल को बजट से कंपेयर करना है, नाम में ही लिखा हुआ है एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड, यानी एक्चुअल वर्सेस बजटेड। क्लियर है? देन स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस रेशियो। स्टैंडर्ड यानी यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते थे, क्योंकि हर एक मशीन को यूज करने का एक मैक्सिमम होता है, लेकिन क्या बजट मैक्सिमम पे बनता है क्या, हमें पता है वो उतना तो काम हो ही नहीं सकता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी का एक मैक्सिमम इंटेंसिटी तो है, लेकिन क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं क्या, उससे थोड़ा कम ही करते हैं ना। तो स्टैंडर्ड हम उससे नीचे सेट करते हैं। तो बोलता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितना है आपका। जैसे बोलता है ना कि एक फोन खरीदा है तो ये 24 घंटा तक तो फिर से चार्ज करने का जरूरत नहीं है। अरे ये क्या, दिस इज द मैक्सिमम, लेकिन उसके बहुत इफ एंड बट्स है। आप स्टैंड बाय में छोड़ दोगे, बैकग्राउंड एप्स नहीं चलना चाहिए,
और भी कुछ नहीं आप कर रहे हो, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तब जाके वो 24 आवर तक आपको चार्ज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नॉर्मल यूजेस करोगे तो ऑन एंड स्टैंडर्ड ये आपका बैटरी बैकअप 8 to 10 आवर्स दे देगा, वो हो गया स्टैंडर्ड। इज इट क्लियर? तो यानी स्टैंडर्ड कैपेसिटी का मतलब है जब आप अपने मशीन का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम कैपेसिटी और बजटेड कैपेसिटी को जब कंपेयर करते हो, और बजट बनाते हैं हम एक सिनेरियो, एक स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के, और मैक्सिमम तो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल, कितना तो कमिटमेंट है, हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज अपने मैक्सिमम लेवल पे वर्क होता ही नहीं। जैसे अपना ब्रेन है, ब्रेन थोड़ी ना हम मैक्सिमम यूज करते हैं, हम उसका कम ही करते हैं ना, दैट इज बजटेड। इज इट क्लियर? दैट इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। एंड एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? जितना मैक्सिमम यूज हो सकता था और एक्चुअल में कितना दिया। जैसे बोलते हैं ना कि फोन बैटरी बैकअप देगा आपका 24 घंटे, लेकिन हमें लगता है यार यूज करेंगे, बोलता है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं, कार, कोई भी आप नई गाड़ी खरीदते हो, बोलते ये तो माइलेज दे देगा आराम से 20 रुपए 20 लीटर पर किलोमीटर, बट हमें पता है सिटी में चलाएंगे तो ये 20 तो नहीं देगा। ये ऑन एंड स्टैंडर्ड जब फिर शोरूम वाला होता है, भैया देखिए 20 तो कंपनी वाला बोलते हैं, बट आपका 15-16 तो दे देगा माइलेज, ये हो गया दे देगा, यानी दिस इज बजट वर्सेस मैक्सिमम। बट जब हम एक्चुअल में यूज करते हैं, यूज करने का तरीका अलग अलग होता है, तब पता चलता है कि वो माइलेज दे रहा है 10 to 12। तो मैक्सिमम था 20 कंपनी का कमिटमेंट, और हमें एक्चुअल कितना मिल रहा है, 10 से 12। दैट इज जब मैक्सिमम को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो हमें एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? एंड आइडियल कैपेसिटी क्या है? आइडियल कैपेसिटी क्या है मेरा? आइडल कैपेसिटी, आइडल बोले तो बजटेड में कंपनी ने बोला 20 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा, एक्चुअल जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 10-12, सपोज 12 मिल रहा है, तो बीच का जो गैप है वो आइडल, दैट इज कितना 8, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, बजटेड 20। तो कितना वेरिएंस है हम लोग, कंपनी के कमिटमेंट और हमारी परफॉर्मेंस जब हम यूज कर रहे हैं उसको, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप है, परसेंटेज गैप है, उसी को हम लोग आइडल कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो एक बार सारा का सारा रेशियोस फिर से गो थ्रू करो। क्या है एफिशिएंसी? क्या बोलेगा एफिशिएंसी? बोलेगा स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। वॉल्यूम क्या बोलेगा, कितना बना सकते थे और स्टैंडर्ड कितना सेट किया, यानी स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। कैलेंडर, बजटेड में कितना दिन काम हो सकता था और एक्चुअल में हमने कितना दिन काम किया, यानी एक्चुअल वर्सेस बजट। ठीक है? एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल वर्सेस बजट। स्टैंडर्ड कैपेसिटी, यस, बजट वर्सेस मैक्सिमम, बजट वर्सेस मैक्सिमम। और एक्चुअल यूजेज में एक्चुअल वर्सेस मैक्सिमम। और आइडल कैपेसिटी में क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ बजट एंड एक्चुअल डिवाइडेड बाय बजटेड। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? देखना कुछ 2-3 क्वेश्चंस है। एक तो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। Following data is available for DKG and company. Standard working hour 8 hours per day of 5 day per week. एक वीक में 5 दिन होता है और एक दिन में अपन 8 hours वर्क कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय का है, एक्चुअल में 40 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक, यानी एक महीने का डेटा, 4 हफ्ते में हम 6400 एक्चुअल में काम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक 8000 आवर्स, एज पर स्टैंडर्ड 8000। एक्चुअल आर वर्कड इन द 4 वीक पीरियड 6000, स्टैंडर्ड आर अर्नड इन द 4 वीक पीरियड 7000 आवर्स। द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स, मतलब एक महीने को 4 वीक्स मान रहे हैं इन लोग। इन दिस पीरियड देयर वाज एन वन स्पेशल डे हॉलीडे। भाई साहब कितना दिन काम करना चाहिए था, एक दिन तो कम ही हो गया मेरा,
यानी एक दिन का नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो जाएगा अपना। क्लियर है यहां तक? आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या था? कितने आवर्स आप काम कर सकते थे, मतलब आपको कितने आवर्स में काम करना था डिवाइड बाय कितने आवर्स में काम किया, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स है कितना फॉर एक्चुअल, ये है बाबा। देखो एक है टू बी अर्नड, टू बी वर्कड यानी बजट, टू बी अर्नड, टू बी वर्कड मतलब बजट, और ये है नॉर्मल स्टैंडर्ड अर्नड। अर्नड मतलब जो एक्चुअल काम किया है उसको कितने आवर्स में करना चाहिए था। एक्चुअल आवर वर्कड है 6000 और उसी उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना है मेरा 7000 आवर्स। 7000 आवर्स इज माय स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल कितना हो जाएगा? 116.67%, यानी वी आर गुड एफिशिएंट। 100% से ऊपर है तो हम लोग एफिशिएंट है, और 100% से नीचे आएगा तो इनएफिशिएंट है हम लोग। क्लियर है? दैट वाज माय एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी या वॉल्यूम क्या बोलता है? स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। एक्टिविटी या वॉल्यूम क्या बोलता है? स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। अब बजटेड कैपेसिटी कितना है अपना? बजटेड कितना हुआ? 6400 कैपेसिटी है मेरा। और स्टैंडर्ड कितना है मेरा? क्या चीज? कैसे 8000? स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, मतलब ये तो मेरा मैक्सिमम होगा शायद, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे है, निकाल के देखे क्या? देखो हमारे पास मैक्सिमम एम्प्लॉय कितना काम कर सकते हैं? 50। एक दिन में एक एम्प्लॉय कितना काम करेगा? 8 घंटा। तो एक दिन का आवर्स हो गया। एक वीक में इंटू 5, और एक पीरियड में कितना वीक्स है? तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। कितना आ रहा है? तो यानी जो ये 8000 है ये क्या है? मैक्सिमम। दिस इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हमें निकालना क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करते हैं हम? बजट वर्सेस स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। स्टैंडर्ड वर्सेस बजट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना है? 7000। बजट, तो स्टैंडर्ड बाय बजट 7000 डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 100 कितना आ गया? ये मेरा वॉल्यूम रेशियो हो गया। कैलेंडर, कैलेंडर में क्या करते हैं? कितना दिन काम करना था और कितना दिन काम किया। एज पर बजटेड वर्किंग डेज कितना था? एज पर बजटेड 20, क्योंकि एक हफ्ते में 5 दिन होता है, टोटल 4 हफ्ते हैं तो 20 डेज। और हमने एक्चुअल में कितना दिन काम किया? 19 दिन, क्योंकि एक दिन तो हॉलीडे है ना। तो 19 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 एक्चुअल बाय बजट था। तो 95% हमारा कैलेंडर रेशियो हो गया। फिर और क्या करना है? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस क्या बोलता है? मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और स्टैंडर्ड में कितना होगा। तो मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते हैं? 8000। और स्टैंडर्ड बोले तो बजट, स्टैंडर्ड बोले तो बजट 7000। क्यों? वो तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। ये 7000 तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है ना। अरे यहां पे स्टैंडर्ड कैपेसिटी में हम क्या लेते हैं? बजट लेते हैं ना। तो बजट हमने कितना बना रखा है? 6400। हमें लगता है कि हम पूरे 4 हफ्ते में 8000 आवर्स तो काम करेंगे मैक्सिमम, लेकिन हम उतना कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने स्टैंडर्ड कितना बनाया, बजट कितना बनाया? 6400। तो निकालो।
हम्म 80%। समझ में आया? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी क्या है? जितना मैक्सिमम कर सकते हैं और बजट कितना बनाया, दैट इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी। उसके बाद एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी। एक्चुअल यूजेस ऑफ बजटेड कैपेसिटी मतलब एक्चुअल वर्सेस बजट। बजट कितना है? 6400 और एक्चुअल 6000। तो 6000 divided by 6400 into 100। यस। और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेस रेशियो, एक्चुअल वर्सेस मैक्सिमम। एक्चुअल में कितना किया? 6000 और मैक्सिमम कितना कर सकते थे, मिलना था 8000। तो 6000 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100। समझ में आया? ऐसे ही डेटा आता है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीटेटिव है। यही तुम्हारा बेंचमार्क क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज घुमाऊ है। पहले तो यही समझ में नहीं आता कौन सा बजट है, कौन सा मैक्सिमम है, और कौन सा स्टैंडर्ड है, और कौन सा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। ये यदि सेग्रीगेट कर लोगे तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो ये आना बहुत जरूरी है। तो सीधा सीधा इसको सॉल्व भी करना, और तो कुछ मेन तो यही चीज था समझना। व्हाट इज माय बजट, व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड एक्चुअल। सीधा सीधा प्लॉट कर देंगे अब तो।
हो गया ये? कंपाइलर का 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो करते हैं फिर, ताकि ये चैप्टर प्रैक्टिकली रैप अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कर लिया था क्या तुम लोग, नंबर 20? ये नंबरिंग गलत है यहाँ पे। हम्म हम्म, ये करना था 21। 21 इजी है, 21 इजी है। वो 3 लेवल्स पे आपको बस कुछ नहीं है, प्रॉफिट सेट दिखाना है, बजट करना है। 21 इजी है, 18 19 प्रैक्टिकल की तरह सेम है। ठीक है, 20 एक रहेगा, वो करना है। और इधर अपना रेशियोज में नंबर 13 है। 13 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखो अभी जो आपने क्वेश्चन किया था, सिर्फ फिगर्स को चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, एकदम सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। पहले इलस्ट्रेशन रिवाइज करना, फिर ये करना। टू करो अभी, सब कुछ दिया हुआ है। वैसे ही मैंने बोला ना, वही एक क्वेश्चन इसको बार बार घुमा के आता है। देखो मैक्सिमम कैपेसिटी एम्प्लॉयज एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। तो एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड, ये क्या है तुम्हारा? ये बजट है। ये स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड, ये क्या है? ये मैक्सिमम होगा, कैलकुलेट कर लो। 60 एम्प्लॉयज 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डे वीक इंटू कितना वीक्स है? 4 वीक। तो वही आएगा 8000, 9600। 9600 मैक्सिमम हो गया। एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहेगा, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो कभी कभी ऐसा लकी क्वेश्चन आ जाता है, बट प्रॉब्लम यही होता है कि एग्जाम में इन फॉर्मूलाज को रिटेन करना, तो थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। देखो यहाँ पे हल्का सा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। इसको करो, इसको तो सेल्फ कर लो अभी। ये सेल्फ कर लो अभी, फिर अपना एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, नंबर 20, वो कर लेते हैं, वरना अच्छा क्वेश्चन रह जाएगा। वो हो जाए तो बताना।
हो गया सबका? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 वो नहीं हुआ क्या अभी तक? क्या राजा इतना टाइम लगाओगे? इजिएस्ट ऑफ द क्वेश्चन। हो गया। चलिए क्या बोला 20 नंबर देखो। HL लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4 varieties of beverages. The past data shows different demand patterns for various quarters during the year. The sales quantity and selling price for the month of September 2023 as follows. मतलब क्या एक कंपनी है वो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है 4 तरह का ड्रिंक्स। एक है हॉट कॉफी, एक कोल्ड कॉफी, एक फ्रूट जूस और एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। सितंबर में उनका सेल्स हुआ है इतना इतना और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है अपने को, राइट? आगे बोल रहा है फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। अच्छा ठीक है, ये कौन सा है? सितंबर तक का क्वार्टर है। अब हमें अक्टूबर टू द दिसंबर के लिए बोल रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द डिमांड फॉर हॉट कॉफी वुड इंक्रीज एवरी मंथ बाय 50%। यानी सितंबर में यदि मैंने हॉट कॉफी 1,40,000 सेल किया होगा तो अक्टूबर में कितना करूंगा? 2,10,000। नवंबर में कितना करूंगा? नवंबर में कितना करूंगा? जितना अक्टूबर में किया था उसका 50% और बढ़ा दो, 3,15,000। समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, फिर उस पर और 50% इंक्रीज कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? दिसंबर का हो जाएगा 4,72,500। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हॉट कॉफी का कितना हम सेल करने वाले हैं ये पता चल गया। आगे बोल रहा है एंड द डिमांड फॉर कोल्ड कॉफी would decrease every month by 30% of the previous month। तो कोल्ड कॉफी का अक्टूबर में कितना डिमांड रहेगा? 3,40,000 माइनस 30%, 2,38,000। अरे कोल्ड कॉफी 3,40,000 है सितंबर में, तो प्रीवियस मंथ में जितना था उसका 30% गिरेगा ना। तो अक्टूबर में कितना हो जाएगा? 2,38,000। अक्टूबर में 238 है, नवंबर में कितना होगा? और गिर जाएगा माइनस 30%, 1,66,600। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत नहीं है? देन उसके बाद में और 15% गिर जाएगा तो 141,610। वन सॉरी 30%। 30% कितना था? 166 था क्या? 160 81,634 हो जाएगा ना? क्या था मेरे को डेटा फिर, अच्छा एक सेकेंड। 340 माइनस 30% माइनस 30% माइनस 30%, 1,16,620। अच्छा ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सेल्स पता चल गया उसका। आगे पता चल रहा है द डिमांड फॉर फ्रूट जूस वुड डिक्रीज बाय 20% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड देयर आफ्टर इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अक्टूबर में हम कितना सेल करेंगे? 3,36,000।
नवंबर में कितना सेल करेंगे 3,36,000 और दिसंबर में 3,36,000, चेंज ही नहीं होगा क्योंकि बोला है कि अक्टूबर में क्या होगा, पिछला मंथ का कंपेयर में 20% कम हो जाएगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, HL Limited would be able to sell only 60,000 units, 50,000 units, and 30,000 units of carbonated soft drink, respectively, during the month of October, November, and December. ये तो बता ही दिया. There would be no change in the selling price of all the products during the next quarter. Selling price same रहने वाला है हमारा. Standard quantity of closing stock for the period September to December दिया हुआ है. हर एक का closing stock बता दिया. तो जो closing stock है वो next month का opening बन जाएगा. You are required to prepare a production budget and sales budget in unit and sales value also. Units भी बताओ और value भी बताओ. अच्छा, for the month of October, November and December. तो सबसे पहले अपन production budget बनाएंगे. प्रोडक्शन बजट हमें 3 महीने का बनाना है, 3 प्रोडक्ट का बनाना है. कैसे करें? अब हर महीने का अलग अलग करना पड़ेगा. तो 3 प्रोडक्ट है मेरे पास. कितने? 4 प्रोडक्ट है. हाँ, 4 प्रोडक्ट है ना. हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस. नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है. कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक. अक्टूबर 23. अक्टूबर में सेल्स कितना करेंगे अपन? हॉट कॉफी 2,10,000, कोल्ड कॉफी 2,38,000, 3,36,000, 60,000. ये मेरा अक्टूबर का सेल्स है. लेकिन क्या हमें इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्या? प्लस क्लोजिंग स्टॉक. अक्टूबर में कितना क्लोजिंग स्टॉक रखना है हमें? 15, 14, 12, 5,500. 15,000, 14,000, 12,000, 5,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक. कितना है ओपनिंग स्टॉक? 12, 13, 11, 12,000, 13,000, 11,000, 7,000. तो ये हमारा अक्टूबर का प्रोडक्शन बजट आ गया. कितना आ रहा है बताओ? 2,13,000, 3,37,000, 58,000. ये हो गया अक्टूबर का प्रोडक्शन बजट. अब क्या करेंगे? नवंबर बनाएंगे. नवंबर का सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. नवंबर का सेल्स कितना? 3,15,000. हॉट कॉफी वो तो गिर जाएगा. 166,600. ये कांस्टेंट है और उसका अलग से दिया हुआ था. प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 13, 15, 10, 6, 13,
15, 10, 6,000 माइनस ओपनिंग, जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग था वही ओपनिंग होगा, 15,000, 14,000, 12,000, 5,500। किसको? अच्छा, कितना प्रोडक्शन आ रहा है? 3,13,000, 1,67,600, 3,34,000, 50,500। December 23, 472,500 सेल करना है, 1,16,620 कोल्ड कॉफी, फ्रूट जूस 3,36,000 कांस्टेंट, एंड ये 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 11,000, 16,000, 13,000, 7,000। माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा, 13, 15, 10, 6। तो what will be the production budget? One lakh 17,620, 3,39,000, 31,000। प्रोडक्शन बजट बना लिया क्वेश्चन का, और एक क्या था रिक्वायरमेंट पार्ट? सेल्स बजट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। सेल्स बजट 3 महीने का दिखाना है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट है। एक है हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, फिर फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स, रुपीस। सेल्स यूनिट्स तो सबका पता है अपने को, 2,10,000,
2,38,000, 3,36,000 and 60,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर देंगे तो रुपीज आ जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम ही है, कितना कितना था, 20 40 20 20 20 40 20 20, कितना आ जाएगा, 42 लाख, 95 लाख 20,000, नेक्स्ट। फ्रूट जूस भी तो 20 रुपए में बिकता है। 67 लाख 20,000 चाहिए तो रेट लिख दो, एट द रेट रुपीज 20, एट द रेट रुपीज 40, एट द रेट रुपीज 20, एट द रेट रुपीज 20। अब नवंबर का यूनिट्स 3,15,000, 166,600, 3,36,000 and 50,000। मल्टीप्लाई बाय रुपीस कर दो, दिसंबर का सेल्स यूनिट प्लॉट कर दिया, तो वैल्यू 94,50,000, 46,64,800, 67,20,000 and 6 लाख। टोटल आ रहा है 2,14,34,800। उसका 2,06,84,000, करोड़ 16,40,000। दैट्स इट। क्या ही कॉम्प्लिकेटेड था इसमें, 10 मार्क में आईसीआई पूछ लिया था इसको। समझ में आया? तो ओवरऑल बजट इतना ही है जितना अपन ने किया, सारा कैटेगरीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपन ने कर लिया। इन्हीं क्वेश्चन को आप थोरोली रिवाइज कर लो एंड कंसेप्ट को समझ लो तो मोर देन एनफ है। ठीक है, कुछ सर्टेन यदि छोटे छोटे क्वेश्चंस यदि कंपाइलर में बचे तो देख लेना, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको थोरोली रीड कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभार भूले भट के आ जाते हैं, वो हेल्प करता है अपने को जब टाइम कम बचता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।